तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 22। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, ठीक है ना? 22। ओके, सो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d2, 4s2, 3d2, ठीक है। ये 22 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम टाइटेनियम 3+ की बात करें, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव कर दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस 4s से रिमूव हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इस 3d2 से रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास जो सिचुएशन आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी 3 3d1 4s 0। तो इस तरह का हमारे पास आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं? ये तो सब फुलफिल्ड है, ये सारे के सारे शेल्स और ऑर्बिटल्स तो फुलफिल्ड है। यहाँ पे 3d1 है, तो 3d1 जो अगर होगा तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से शो कर सकते हो। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। तो n जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर 1, ठीक है। और अगर आप इसके s की वैल्यू निकालना चाहें, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू को देना चाहें, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए हाफ। यही हो जाता है। तो अगर आपको याद होगा अभी लास्ट जब हमने कल जब एक क्लास ली थी तो वहां पर मैंने आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम मैग्नेटिक जो मोमेंट था उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, म्यू एस इक्वल्स टू, नहीं याद? टू, अब भी याद आया? नहीं आया? कोई बात। सो s plus 1 under root s plus 1 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय म्यू बी, मतलब बोर मैग्नेटॉन, b। ठीक है। इसकी वैल्यू हम बाद में करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर शुरू में लिख दिया है, बाकी की चीजें बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आप। तो वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करते हो, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था इसलिए s की वैल्यू ये हो गई। अगर इसकी वैल्यू n की वैल्यू अगर 2 होती तो क्या होता? तो s की वैल्यू चेंज हो जाती है ना। दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता तो वहां पर वो चेंज हो जाती। तो यहाँ s की वैल्यू को हम हाफ लिख देते हैं और फिर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये कितना आएगा। तो ये आ गया 2, यहाँ पर ये अंडर रूट, ये वैल्यू है हाफ, यहाँ पर हाफ प्लस 1, ठीक है। और ये आपका बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू। अब अगर हम इसको आगे करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? आप इसको यहाँ पर ले लो, ये तो हो गया हाफ, और अंदर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा क्या? 2, 1 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। इसको और अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट, इसको अगर आप कर दो तो ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया? 3 प्लस 2, 3/2, यही हो गया ना इसका अंडर रूट। और मैग्नेटॉन बस थोड़ा ऊपर ले, पता नहीं क्यों इतना हैंग हो रहा है कल से। ओके, ओके, सो ये वैल्यू आपकी और आगे अगर हम जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 और अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3/4 4। हो जाएगा ना। और yes बोर sir। मैग्नेटॉन, और अगर आप इसको भी अगर इसकी अंडर रूट 4 की अगर वैल्यू आती है तो ये हो जाएगी 2/2 और अंडर रूट 3।
और ये हो जाएगा आपका, ये दोनों कट जाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी सिर्फ √3। तो म्यू एस की वैल्यू यहाँ पर बोर मैग्नेटॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसके लिए ये आ गई। और अगर आप √3 को भी निकालेंगे तो 1.732 बोर मैग्नेटॉन, ये म्यू एस की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करके आप इजीली लेकर के आ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो फॉर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके पास में ये वाली स्थिति हो, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास में हो, तो आप कैसे करोगे? तो आप यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू को, आपको याद होगा अगर पहले जब हमने लास्ट कल या परसों जब भी स्टडी किया था, तो वहां पर म्यू एस की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो हमने इस s को रिप्लेस कर दिया था n से, और ये वैल्यू जो है वो हो जाती है ये, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं तो। ठीक है, तो इससे आप निकाल लो। तो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये n की वैल्यू क्या है, ये 2, तो यहाँ पर आप 2 रख दो n की वैल्यू को, तो ये सॉरी टू प्लस 2 का अंडर रूट, और वही बोर मैग्नेटॉन। आगे आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 अंडर रूट बोर मैग्नेटॉन। और इसको भी अगर आप करते हो तो इसको आप बाहर ले लो, इसकी 4 का अंडर रूट अगर आप लोगे तो 2 आ जाएगा, और ये अंडर रूट 2 रह गया, ये आपका बोर मैग्नेटॉन आ गया। ठीक है ना। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है ना, और बोर मैग्नेटॉन, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.828 बोर मैग्नेटॉन म्यू एस फॉर एस। ऐसे ही आप 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल सकते हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में उस पर्टिकुलर सिस्टम में प्रेजेंट हो, या आपके पास जो भी एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, उससे आप उसका क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। ठीक बात। यस सर। ओके, अब हम बात करेंगे, ये तो सारी की सारी जो वैल्यू अब तक हमने जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स की जो निकाली है, वो किससे निकाली है, थियोरेटिकली कैसे निकाली है? म्यू एस की तो ही। बेटा सर आपने क्या पूछा, एक बार रिपीट कर दो। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब तक हमने मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू निकाली है, कैलकुलेट की है, वो हमने सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल वैल्यूज कैलकुलेट की। प्रैक्टिकल वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स को यूज करते हैं, और उन मेथड का यूज करके हम इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए हमारे पास में 2 मेथड्स हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डिटर्मिनेशन के मेथड्स की बात करेंगे। सो मेथड्स टू डिटरमाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और इसमें हम पहले मेथड को यहां पर पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं गॉइस मेथड। अब ये गॉइस मेथड एक्चुअली क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, गॉइस मेथड में एक्चुअली क्या होता है
कि हम सैंपल एक पहले तो हम यहाँ पर देखो, अगर मैं सेटअप बनाने लगूंगा तो सेटअप बनाने में लगेगा टाइम। तो आप लोगों के पास में जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है बुक, ठीक है, उसमें आपको एक डायग्राम मिलेगा और इस डायग्राम को मैं यहाँ पे रफली फटाफट से बना देता हूँ। अगर तो ये आपका मैग्नेट, इधर आपका मैग्नेट, ठीक है ना, इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ट्यूब होती है और ये जो ट्यूब है इसमें सैंपल भरा होता है, ठीक है, और ये जो ट्यूब है ये ऊपर जाकर के एक बैलेंस से भी होती है और यहाँ पर एक होता है बैलेंस पेन, इसमें वेट भरा जाता है, वेट रखा जाता है, ठीक है ना। सो इस तरह का एक सिस्टम होता है और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक ग्लास के कंपार्टमेंट में रखा हुआ होता है। तो अब हम इसमें करते क्या है बेसिकली बेटा, कि ये जो सस्पेंडेड ट्यूब है, ये जो सैंपल ट्यूब है हमारे पास में, दिस वन, इस सैंपल ट्यूब को हम ऊपर नीचे करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में ये आता है, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा तो आपको पता है कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, वो मैग्नेटाइज होगा, ठीक है ना। और मैग्नेटाइज जब वो होगा तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस इससे पास होंगी, ये मैग्नेटिक लाइंस इसको अपनी तरफ खींचेंगी। ये डिपेंड करता है कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, ये जो सब्सटेंस इसमें भरा हुआ है वो किस तरीके का सैंपल है। और अगर ये मैग्नेटिक लाइंस इससे पास होगी तो ये जो सैंपल है वो इन मैग्नेटिक लाइंस के तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन एक फोर्स के थ्रू दी जाएगी, फोर्स के थ्रू, ठीक है ना। उसको अभी मैं बताऊंगा कि कैसा फोर्स, पहले हम इस सेटअप को समझ लेते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए जब यहाँ पर ये जो सैंपल है इन मैग्नेट से जब ये अट्रैक्ट होगा तो इस फोर्स को कंपनसेट करने के लिए, जो फोर्स यहाँ पर इनके बीच में लग रहा है, इसको कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पर ये जो बैलेंस लगा हुआ है इसके अंदर हम कुछ वेट रखते जाते हैं। अगर हम इसके अंदर वेट रखते जाएंगे तो इसकी जो अट्रैक्शन जो ये खींच रहा है अपनी तरफ वो नहीं खींच पाएगा। एक पुल जो है इनको जो लग रहा है सिस्टम इस सैंपल पर या इस सब्सटेंस पर, वो नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पर एक वेट हम रखते जाते हैं, तो वो हम वेट जो है वो निकाल लेते हैं कि वेट जो है वो कितना आया। तो हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो यह है कि जब हम वैक्यूम होता है यहाँ पर बिल्कुल और कोई मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया होता, तब हम इसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसका वेट कितना आ रहा है या कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स को हम वेट से बता रहे हैं क्योंकि फोर्स अगर ज्यादा लगेगा तो वेट उसका ज्यादा हो जाएगा, और फोर्स अगर कम लगेगा तो वेट उसका कम हो जाता है। ये छोटी सी बात आप जानते ही हैं। तो एक तो तब हम इसका वेट निकालते हैं जब यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस नहीं होती या मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया होता। एक तब हम इसका मैग्नेटिक ये फोर्स या जो वेट है वो हम नोट कर लेते हैं जब हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगाया हुआ होता है। तो अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो आप देखोगे कि जब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे और इस जो सैंपल है, जो इसको जब हम इसके बीच में सस्पेंड करेंगे या इसको अब इसके अंदर लटकाएंगे तो आप देखोगे कि वेट के अंदर अगर इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको वहां पर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी सब्सटेंस को रखते हैं, ये अगर इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल है और हमने मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस ये जो लाइंस यहाँ से पास हो रही थी क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। मैग्नेटिक लाइंस जो है वो ये सब्सटेंस अट्रैक्ट कर रहा था। ये सब्सटेंस कौन अट्रैक्ट कर रहा था, या इसको हम इस तरीके से यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम से समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस अगर वैक्यूम में पास होती है तो इस तरीके से पास होती है, सीधी निकल जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पर ये मैग्नेटिक लाइंस हैं और जब हम इसको पास करेंगे तो कुछ ना इस तरीके से पास होती है, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि ये सब्सटेंस इस मैग्नेटिक लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये मैग्नेटिक लाइन सीधी न जाकर के यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रखी है। तो इस तरह से, तो अंदर की तरफ जब ये अट्रैक्ट होगा
तो इसका मतलब क्या है कि ये सब्सटेंस इस मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे खींचेगा तो जो वेट है वो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का वेट बढ़ जाता है, कि शुरू में जब हमने उसको लगाया था तो उसका वेट कुछ और था, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा लिया उस समय उसका वेट जो है ज्यादा आता है, वेट बढ़ जाता है, तो हम ऐसा मानते हैं या ऐसा कहते हैं, मानते नहीं है, कि वो सब्सटेंस जो है वो कैसा नेचर का है, वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है, वो सब्सटेंस है आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर ये सब्सटेंस कैसा हो, डायमैग्नेटिक नेचर का हो, तो डायमैग्नेटिक नेचर का अगर होता है तो क्या होता है, तो मान लो कि ये सब्सटेंस है और जब इससे मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी तो कुछ इस तरीके से पास होंगी, वो इसको रिपेल करेगा, वो इस पास में आएंगी ही नहीं वो लाइंस, वो इसको रिपेल कर रहा है तो ये दूर भेज रहा है। तो पहले जो वेट लग रहा था और ये इसको और दूर भेज रहा है, तो ये वेट क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में कम हो जाएगा। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया था उस समय और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उस समय, उन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये वेट जो है वो हमको कम नजर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब वेट आपका डिक्रीज हो जाता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो कैसा है आपका, वो डायामैग्नेटिक नेचर का है। तो इस तरह से आप पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक नेचर को इस पर्टिकुलर गॉइस मेथड से समझ सकते हो। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये नहीं था कि हम उसका ये पता लगाएं कि वो पैरामैग्नेटिक है या वो डायमैग्नेटिक है। हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम उसमें ये पता लगाएं कि वो कितनी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रखता है या कितना मैग्नेटिक मूवमेंट रखता है। ठीक है ना, तो उस पर अगर हम आगे बात करें तो यहां पर मैं जो डिफरेंस आएगा वेट का, किसी भी सैंपल को जब हम यहाँ पर एग्जामिन करेंगे या एक्सपेरिमेंट उसका करेंगे, तो वेट में जो भी डिफरेंस आएगा उस वेट के डिफरेंस की हेल्प से हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे उसी पर हम यहाँ पर आगे की बात करते हैं। तो मान लो अब हमारा मेन एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। अभी आपको ये सारा सेटअप समझ में आ गया कि कैसे होता है इसमें। अब हम यहाँ पर आगे की बात करते हैं कि इसमें एक्चुअली होगा क्या। तो शुरू में मानो कि यहाँ पर हमारे पास में है वैक्यूम, हमने यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई एयर नहीं, कोई कुछ नहीं, और यहाँ पर एक वैक्यूम हमारा है इस पूरे के पूरे इस सिस्टम के अंदर। और जब वैक्यूम है और इसको हम यहाँ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, जब हम परफॉर्म करेंगे वैक्यूम के अंदर तो होगा क्या कि जो सैंपल के ऊपर फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड का, उसको हम एक फॉर्मूले से बता सकते हैं और उसकी वैल्यू होती है F इक्वल्स टू हाफ A मल्टीप्लाइड बाय कापा H स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे को एक फोर्स यहां पर आता है निकल के। और अगर हम एयर लें, इन एयर, जब हमने यहां पर वैक्यूम लिया उस समय क्या आया, जब हमने यहां पर एयर कंपार्टमेंट में फिल है, ठीक है, उस समय जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उस समय जो सैंपल पर फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आई F इक्वल्स टू हाफ A H स्क्वायर, और ये जो कापा है ना, ये है कापा माइनस कापा डैश। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई 2। अब यहां पर ये वैल्यू है क्या, ए क्या है, ए है हमारे पास में क्रॉस सेक्शन एरिया। हम यहां पर बता सकते हैं ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर हम जो पास सस्पेंड कर रहे हैं ना इसको, ये जो सिलेंडर हमने सस्पेंड किया है, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, नेक्स्ट एच क्या है, एच हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। हम पहले भी जो है इसको, इससे पहले हमने बात की थी ना, तो एच है हमारे पास में इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और कापा क्या है और कापा डैश क्या है, दो वैल्यूज है हमारे पास में। तो हमारे पास हमको पता चल गया ए क्या है, हमको पता चल गया कि एच क्या है, और अब हमें देखना है कि कापा और कापा डैश क्या है। एफ आपको पता ही है कि जो फोर्स उस सब्सटेंस पर लग रहा है वो है। तो कापा है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी,
वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, और कापा डैश क्या है? वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी इन एयर, और ये है इन वैक्यूम। तो इस तरीके से हमारे पास में ये सारी की सारी वैल्यू हमें मालूम है कि यहां पर कौन सी चीज क्या है। ठीक है, अब जब ये फोर्स इस पर लग रहा है, हम अब इसको थोड़ा सा और आगे परफॉर्म करते हैं। मान लो ये तो हमारे पास में टोटल फोर्स आ रहा था, ठीक है। हम ऐसा अब मानते हैं कि एक स्मॉल फोर्स जिसको हम बोलेंगे डीएफ, एक छोटा सा फोर्स, वो जो सैंपल हमने लटकाया है जिसकी वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी जो है उसको हम मान लेते हैं काई। ये काई, उसको कापा से नहीं लेंगे, इसको काई से लेंगे। ये एक्स नहीं है, काई है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं काई। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि स्मॉल फोर्स जो वो सैंपल एक्सपीरियंस करेगा या उस सैंपल पर लगेगा, उसकी वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी अगर हम काई मान लें और उसका वॉल्यूम जो है उसको हम स्मॉल मान लें डेल वी, ठीक है ना, और वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसको हम मान लेते हैं एच, तो हम यहाँ इस स्मॉल फोर्स को एक इक्वेशन के थ्रू दे सकते हैं, और वो वैल्यू है एच काई डेल वी डेल एच अपॉन डेल एक्स। अब ये डेल एच अपॉन डेल एक्स जो है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये डेल एच अपॉन डेल एक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट, मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट, ठीक है ना। अगर आप इसको देखें कि इन दोनों में ये क्या है, तो एच का आपको पता है क्या है, एच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए डेल एक्स जो है वो क्या है, स्मॉल हाइट। ये जो ऊपर से लटका हुआ है ना, उसकी हाइट कितनी है, स्मॉल हाइट ऑफ द सैंपल। ये जो ऊपर से लटका हुआ है सैंपल, उसकी हाइट कितनी है उस मैग्नेटिक फील्ड से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड से उसकी हाइट कितनी है। जैसे आप यहाँ पर भी हो सकता है, वो इस पर्टिकुलर उस पर भी हो सकता है, तो हाइट चेंज हो जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर अंतर है ना। तो ये जो हाइट है इसको हमने लिया है डेल एक्स से, ठीक है ना। और अगर ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और dx जो है इसकी हाइट हो, तो वॉल्यूम को हम ले सकते हैं। तो dv की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, a अपॉन dx हो जाती है या होती है, ठीक है ना। अब ये जो dv की जो वैल्यू है, ये अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, df इक्वल्स टू h काय, और dv की वैल्यू हमारे पास में है क्या, a मल्टीप्लाइड बाय dx, और जो dh अपॉन dx, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास में यहां पर होती है, और इसमें से हम क्या करते हैं, ये जो आपका dx है ये आपका कट जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो आएगी df इक्वल्स टू h काई a dh, ठीक है ना। तो ये स्मॉल फोर्स है जो उस सैंपल के ऊपर लग रहा है, तो इसको भी हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे,